नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनावी प्रचार आज शाम थम जाएगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले यानी आज कुछ देर बाद ही प्रचार जो है वो थम जाएगा। सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ की सीटें भी शामिल है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, असम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, छत्तीसगढ़ की 1, अरुणाचल प्रदेश की 2, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39 सीटें, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान और निकोबार की 1, साथ ही जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों पर अभी कुछ देर बाद चुनाव प्रचार थमने वाला है। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2019 में पहले चरण के चुनाव के समीकरण आखिर क्या रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीट पर मतदान हुए। 2019 में 8 में 5 पर बीजेपी हारी थी। आपको बता दें कि 2019 में एसपी प्लस बीएसपी प्लस आरएलडी का गठबंधन था और इस बार बीजेपी प्लस आरएलडी साथ चुनाव लड़ रही है। बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस एसपी एक साथ मैदान में है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के साथ आरएलडी के आने से कितनी सीटें अपने हक में वो कर पाती है, यानी बीजेपी कर पाती है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की कितनी अहम भूमिका होने वाली है। दरअसल मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बालियान मैदान में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक पर दांव खेला। बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है, जो कि बीजेपी के दलित वोट काट सकते हैं। मुजफ्फरनगर के समीकरण इस बार के कुछ और ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना की बात कर लेते हैं, जहां पर बीएसपी की भूमिका वोटर्स को कितना प्रभावित करेगी। कैराना से बीजेपी ने प्रदीप कुमार चौधरी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीएसपी ने भी राजपूत शिवपाल सिंह राणा को टिकट दिया है और कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में है। अटकलें लगाई जा रही है कि बीएसपी बीजेपी के वोट काट सकती है। बिजनौर की अगर बात की जाए तो बीएसपी अहम भूमिका निभा रही है। आरएलडी के चंदन चौहान एनडीए प्रत्याशी हैं। बीएसपी ने जाट प्रत्याशी मैदान में उतारा है। बीएसपी के जाट दाव से आरएलडी की चुनौती बढ़ी हुई नजर आ रही है। अगर सहारनपुर की बात की जाए तो बीएसपी का अलग रोल समझ आ रहा है। सहारनपुर से बीजेपी ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से इमरान मसूद मैदान में है। बीएसपी भी पीछे नहीं हटी है और मैदान में माजिद अली को प्रत्याशी बनाया गया। माना जा रहा है कि बीएसपी कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोट बढ़ सकता है और इस सीट से एक और बात निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि बीएसपी बीजेपी के बीच एससी ओबीसी वोट भी बढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राज्यों में पहले चरण में मतदान की। 2019 में बीजेपी की क्या परफॉर्मेंस रही और अब क्या स्थिति है, वो भी आप समझिए। अगर राजस्थान की बात करें तो 2019 के पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। राजस्थान में 100% बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा। इस बार भी बीजेपी ने इसी विचार से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जो 2019 को 2024 में दोहरा सके। अगर बात करें उत्तराखंड की तो 2019 में पहले चरण में सभी 5 सीटों पर चुनाव हुआ और धमाकेदार प्रदर्शन के साथ 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और 5 सीट पर अपना दबदबा बनाया। इस बार भी प्रदर्शन दोहराने का दबाव प्रत्याशियों के सामने है। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है, जिस वजह से गढ़वाल की 2 सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिए। चुनाव के लिए पार्टी का मुद्दा रोजगार, महंगाई, पलायन अहम मुद्दे माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पावर पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें तो फिर 2019 में पहले चरण में 3 सीटों पर मतदान हुआ और सभी 3 सीटों पर बीजेपी जीती। बीजेपी के सामने उत्तर बंगाल का गढ़ बचाने की चुनौती है। 2019 में नॉर्थ बंगाल की 8 में से 7 बीजेपी ने सीटें जीती। वहीं इस बार बंगाल में सीए का खास फायदा नहीं दिख रहा है। बेहद कम लोगों ने नागरिकता का आवेदन किया। दार्जिलिंग में केंद्र शासित राज्य की मांग पर विरोध भी संभव होता नजर आ रहा है। वहीं तमिलनाडु राज्य में सभी 39 सीट पर चुनाव हुआ। 2019 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। अब 370 प्लस के टारगेट के लिए तमिल में दहाई का आंकड़ा जरूरी है। तमिलनाडु से उम्मीद दक्षिण भारत में बीजेपी का खास फोकस है। कच्चा तीवू जैसे मुद्दे से बीजेपी प्रदर्शन सुधारने की उम्मीद में इस वक्त बैठी हुई है।
वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट में पहले चरण में 15 सीट पर वोटिंग हुई थी, यानी में हम 2019 का जिक्र कर रहे हैं, तो असम की 5 सीट पर मतदान हुआ, जहां 2019 में एनडीए ने बाजी मारी। 25 में से 19 सीट बीजेपी के खाते में गई, लेकिन इस बार चुनाव में मणिपुर हिंसा का असर दिख सकता है। सीए को लेकर के भी नाराजगी का खतरा इस वक्त बीजेपी के साथ है। वहीं मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की साख दांव पर है, जिसके लिए दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में जमकर प्रचार किया। पहले चरण में एमपी की 6 सीट पर चुनाव, 2019 में 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। छिंदवाड़ा पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन अब कमलनाथ के कई करीबी बीजेपी का हिस्सा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का आदिवासी वोटर पर फोकस है और कहा जाता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आदिवासियों का सपोर्ट मिला था। और आखिर में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां महासंग्राम देखा जा रहा है। 2019 के पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान हुआ और बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार शिवसेना और एनसीपी में टूट की वजह से जो बहुत से समीकरण हैं महाराष्ट्र के, वो उलट पलट होने के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। केशव मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। केशव, ये तमाम मुद्दे जो 2019 में बीजेपी को प्रभावित कर रहे थे, कांग्रेस को प्रभावित कर रहे थे, इस बार जो है कुछ नए मुद्दे जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो बीजेपी लेकर आ गई है, आज ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी आया है। जो कुल मिलाकर के बातें समझ में आ रही है वो ये है कि अगर हिंदी बेल्ट को छोड़ दें तो कुछ ऐसे राज्य जैसे कि दक्षिण के राज्य हो गए, उन राज्यों में बीजेपी को अपनी पकड़ को मजबूत करने की जरूरत है। और 2019 के प्रदर्शन के मुकाबले बीजेपी इस समय कहां जाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है फर्स्ट फेज के लिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आज 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज के भी दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी और खुद प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में, चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार होगा। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया कि ये जो 102 लोकसभा सीट हैं 21 राज्यों के, इसमें बीजेपी को बहुत उम्मीद है, खासतौर से इसलिए क्योंकि मिशन साउथ में बीजेपी लगी हुई है। हमने देखा किस तरह से पीएम मोदी सबसे ज्यादा अगर चुनावी दौरा किए हैं तो साउथ के किए हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बात करें तो फर्स्ट फेज में अगर सबसे ज्यादा किन्हीं राज्यों में मतदान होगा जिन सीटों पर, तो वो है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। तो ऐसे में बीजेपी को अगर 370 के अपने आंकड़े को पार करना है, तो ऐसे में मिशन साउथ में जिस तरह से बीजेपी लगी हुई है, तो ऐसे में बीजेपी उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से 2019 की लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि तमिलनाडु में एक भी सीटें बीजेपी को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी बहुत ज्यादा मेहनत की है। खासतौर से अगर बात करें तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की, तो वो भी ग्राउंड जीरो पर उनकी जो पैदल यात्रा थी बहुत प्रभावित हुआ। और मुद्दों के साथ इस बार तमिल संगमम से लेकर ऐसे कई मुद्दे हैं, सनातन विरोधी जितने भी बयानबाजी आपने हम लोगों ने देखा कि तमिलनाडु से ही आ रहे थे, तमिलनाडु सरकार के मंत्री के द्वारा दिया जा रहा था। इन तमाम मुद्दों के साथ मिशन साउथ में बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार साउथ में बीजेपी बेहतर करेगी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो 102 लोकसभा सीट है जिस पर 19 अप्रैल को मतदान होंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। खासतौर से बीजेपी की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट पेज में जिन 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटें हैं, उनमें 2019 की अगर बात करें तो इनमें अधिकतर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया था। ठीक उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उम्मीद कर रही है, जिसके लिए हमने देखा किस तरह से चुनाव प्रचार अगर सबसे ज्यादा कहें तो एनडीए की तरफ से किया गया है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो से लेकर सार्वजनिक रैली बहुत हुई है। सभी राज्यों के कार्यकर्ताओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत किया था, उनको संबोधित किया था। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहीं राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में थे, खासतौर से प्रियंका गांधी भी थी। प्रियंका गांधी आज भी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में चुनावी रोड शो की है और रैली की है। तो आप समझ सकते हैं सिका कि जब 19 अप्रैल को मतदान होगा तो सभी पार्टी की उम्मीद इसलिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिन 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगी, उन सीटों में से कई ऐसे सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वहां पे कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो बहुत वीआईपी है। खासतौर से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मैदान में है। अलवर राजस्थान से बात करें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है मैदान में। तो बिहार
बिहार की गया की सीट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बिहार के जमुई की बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जमुई से लड़ रहे हैं। और ऐसे ही पश्चिम बंगाल की बात करें तो कुछ बिहार से वहां से जो अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं निशित परमानिक, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी कई सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई खुद कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी कई सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वहां से वीआईपी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके पूरे देश की निगाहें हैं। क्योंकि जब 19 अप्रैल को उनकी सीटों पर मतदान हो जाएगा तो ये तमाम नेता देश के अलग अलग लोकसभा सीट पर, जहां पर दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज, पांचवें फेज, छठे फेज, सातवें फेज में मतदान होगी, वहां जाकर ये लोग चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसे में इन सीटों पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद सभी सीटों पर जो 102 लोकसभा सीटें हैं, इस पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी कि कोई भी नेता वहां पर प्रचार प्रसार ना करे, कोई भी एक्टिविटी ना करे किसे। तो इसके लिए भी जो चुनाव आयोग है वो अपनी नजर बनाई हुई है। लेकिन आप कह सकते हैं जो 102 लोकसभा सीट है, ये 2024 की लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है, इस पर एक महत्वपूर्ण असर छोड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा कह सकते हैं 102 लोकसभा सीट और 21 राज्यों की, जिसमें तकरीबन सबसे ज्यादा अगर कहें तो तमिलनाडु की ही बात की जाए, क्योंकि वहां पे 39 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। वो सीखा बिल्कुल। और देखिए, जो कि साउथ को लेकर के बीजेपी के अंदर इस वक्त ऐसा है कि तमिलनाडु में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल हो, केरला को लेकर के है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण का मुद्दा है जिस तरीके से गरमाया, और जिस तरीके से वहाँ के कैथोलिक चर्च बीजेपी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं धर्मांतरण के मुद्दे पर, कहीं ना कहीं केरला में ये मुद्दा भी बीजेपी के लिए वोटिंग फैक्टर बन सकता है। बिल्कुल सीखा, धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी डे 1 से उठा रही थी। केरला में इसका असर भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं खुद केरला से, और शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और केरला में ये मुद्दा है। और खासतौर से तमिलनाडु की बात करें तो सनातन विरोधी बयान जिस तरह से डीएमके के नेताओं की तरफ से हम लोगों ने सुना, किस तरह से लगातार दिया रहा था, जिसको बीजेपी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुद्दा बनाए हुए हैं, वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी उसका जिक्र किया था। तो ये तमाम जो सनातन विरोधी जो बयान है, ना सिर्फ वो साउथ में फायदा पहुंचाएगी बीजेपी को, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। क्योंकि बीजेपी सनातन विरोधी जो नेता हैं उनके नामों का उजागर उनके खिलाफ एग्रेसिव मोड में हर जगह चुनाव प्रचार में जिक्र करते हैं। खासतौर से अगर बात करें तो राजनाथ सिंह भी देखते हैं कि हम लोग देख रहे हैं किस तरह से अपने चुनावी भाषण में जिक्र करते हैं, किस तरह से सनातन विरोधी जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि कांग्रेस के नेता उन लोगों को साथ दे रही है जो सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, राम के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मिशन साउथ में जो बीजेपी लगी हुई है, जो बीजेपी का टारगेट है 370 और मिशन 400 पार, इसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका साउथ निभाती है। क्या इस बार 2024 की लोकसभा चुनाव में साउथ में बीजेपी के कई राज्यों में खाता खुलती है कि नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो चुनाव प्रचार रहा है आज तक, अगर चुनाव प्रचार देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्स्ट फेज की चुनाव प्रचार में अगर कहें तो सबसे ज्यादा मेहनत बीजेपी की है। और साउथ में सबसे ज्यादा अगर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो और चुनावी सभा हुई है। तो ऐसे में देखने वाली बात उस दिन होगी कि 19 अप्रैल को जब मतदान शुरू होगा तो मतदान केंद्र पर क्या बीजेपी के वोटर्स पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, जो वोटर पहुंचेंगे क्या बीजेपी को वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, 19 अप्रैल को मतदान होगा और एक फर्स्ट फेज में देश के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। अच्छा, इंडी गठबंधन का क्या रुख है, क्योंकि देख रहे हैं जो भी सहयोगी दल रही है इंडी गठबंधन की, वो फिर चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, कहीं ना कहीं आरजेडी भले कांग्रेस के साथ थोड़ी बनी हुई इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन इंडी गठबंधन का रुख क्या है फर्स्ट फेज के लिए? देखिए सीखा, इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो साउथ में बेहतर कर सकती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ लोकसभा सीट है वहाँ पर भी कुछ असर देखने को इंडिया अलायंस का मिलेगा। खासतौर से बिहार के भी कुछ सीटों पर मिलेगा, क्योंकि बिहार के अगर बात करें तो खासतौर से औरंगाबाद, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, इन सीटों पर भी इंडिया अलायंस, आरजेडी के प्रत्याशी सबसे ज़्यादा है। सीट बंटवारा से पहले ही बिहार में आरजेडी ने इन सीटों पर अपने प्रत्याशी को सिंबल दे दिया था। उसके
बाद आरजेडी के प्रत्याशी जो मजबूती से चुनाव लड़े हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई रैली बिहार में हुई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मेरठ से अपने चुनावी 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी अभियान शुरू किया था। हम लोगों ने देखा तो उसके बाद सहारनपुर गए थे, पीलीभीत गए थे। इन सीटों पर भी मतदान होनी है, तो इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी असर भी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक जो फीडबैक आ रहा है उसमें साफ तौर से कह सकते हैं कि एनडीए को फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आरएलडी अब बीजेपी के साथ है, आरएलडी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इंडी अलायंस को कहें तो साउथ के अलावा अगर नॉर्थ उत्तर भारत की बात करें तो इधर उतना बेनिफिट होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 19 अप्रैल को मतदान होगा और उसके बाद 4 जून को फैसला होगा। 4 जून को ही पता चल पाएगा कौन बेहतर कर रहा है। लेकिन एक जो कहते हैं शुरुआती रुझान, वो 19 अप्रैल को जब मतदान किया जाएगा उस वक्त वोटर जो होते हैं वो अपने इशारों के लहजे में बता देते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है। तो 19 अप्रैल को मतदान के वक्त ये पता चलेगा क्या वाकई जो इंडिया अलायंस के नेता गए थे या एनडीए के जो नेता गए थे और वोटरों पे किसका असर पड़ा, किसके चुनावी भाषण को ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। ये 19 अप्रैल को मतदान के वक्त कह सकते हैं इशारों में पता चलेगा, लेकिन फाइनल नतीजे के बाद ही 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अगर नतीजों की बात करें और अभी की उम्मीद की बात करें तो बिहार में खास तौर से अगर बात करें गया, तो गया महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो जाता है कि क्योंकि खुद वहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने पार्टी के एक सिंबल टिकट मिला था उनको एनडीए से, उस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद अगर जमुई की बात करें तो जमुई का सीट भी प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने चुनावी सभा की शुरुआत जमुई से की थी। जमुई से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से, तो इसलिए वो भी सीट महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आरजेडी दूसरी तरफ है और एक तरफ जो एनडीए से एलजेपी के टिकट पर अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीलीभीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब वरुण गांधी का टिकट काटकर यहाँ पर जतिन प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया हुआ है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कई सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ के जो नतीजे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसमें पता चल पाएगा कि इन सीटों पर किसकी जीत हुई। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि इन 102 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने बहुत कड़ी मेहनत करके चुनाव प्रचार किया। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या राजनाथ सिंह की बात करें, ये तमाम नेता डे 1 से इन सभी सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार किए। खासतौर से जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट की बात करें, क्योंकि जितेंद्र सिंह खुद केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या असर पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उधमपुर एक महत्वपूर्ण सीट है। खासतौर से जम्मू कश्मीर के लिए इस वक्त न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि तमाम राज्यों के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और प्रतिबद्ध इसलिए भी क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा है जो न केवल एक राज्य में उसको लेकर के बीजेपी उतरी है, बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर के उतरी और भुनाने की कोशिश इस वक्त कर रही है।